वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। मेरा चैनल ओनली टारगेटेड में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक अर्थात शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, आपके पास क्या शक्ति है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक अच्छा शक्ति हो जाए जिसके द्वारा आप समाज की भला कर सकते और अपना भी भला कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि मूल वास्तविक आधिकारिक यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो मूल शक्तियाँ होती है यानी कि जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो किस तरह होती है और किन मामलों में होती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका इस्तेमाल कैसे करता है। तो चलिए इस अधिकारिक के अंतर्गत यानी इन शक्तियों के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संघीय प्रकृति के विवाद की सुनवाई करता है। किसी भी संघ का मामला हो तो उसकी सुनवाई करता है इस शक्ति के अंतर्गत, मूल वास्तविक आधिकारिक शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, संघीय प्रकृति के विवाद की सुनवाई करता है तथा निर्णय देता है। तथा क्या करता है? सुनवाई करता है और निर्णय देता है, जिसमें केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद तथा केंद्र और कुछ राज्यों का एक तरफ होना तथा कुछ राज्यों का दूसरे पक्ष में होना जैसी विवादें शामिल हैं। कैसे कैसे विवादी है शामिल इसमें? कैसे कैसे विवाद मतलब झगड़ा होता है, कैसे कैसे हैं? केंद्र तथा राज्य के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए, के मध्य विवाद हो जाए, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, केंद्र और कुछ राज्यों का एक तरफ होना, केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हो जाए, कुछ राज्यों का दूसरे पक्ष में हो जाना जैसे विवादें शामिल हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है मूल वास्तविक आधिकारिक में यानी कि मूल शक्तियाँ में। तो केंद्र सरकार इसको सुलझा सकता है। अब हम बात किसकी करेंगे? रीट आधिकारिक। रीट आधिकारिक का मतलब होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। रीट आधिकारिक, ये देखिए रीट आधिकारिक तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना जाता है, और यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाता है? सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट को जारी करता है। ठीक है, आपको यह समझ में आया होगा। 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी चीज को अपील करने के बारे में, यानी कि आप फॉर्म डालते हैं तो अप्लाई करते हैं ना, अपील करते हैं ना, किसी भी एग्जाम का फॉर्म डालते हैं तो अपीलीय अधिकारिता। कौन सा अधिकारिता? अपीलीय अधिकारिता। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित प्रकार के मामले सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से ले जाए जा सकते हैं। कौन कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में अपील के मामले सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से ले जाए जा सकते हैं? पहला चीज उसमें हो जाएगा दीवानी मामला। ये किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा है कि दीवानी मामला। इसके अंतर्गत क्या होता है? संपत्ति, धन, जमीन, उपबंध, पारिवारिक जो विवाद होता है, यानी कि ये सब किस में होता है? दीवानी मामला के अंतर्गत आता है।
दूसरा क्या होता है? फौजदारी मामला। दूसरा क्या है? फौजदारी। दूसरा क्या है? फौजदारी। फौजदारी में क्या आता है? हत्या, चोरी, डकैती, सजा, अपराध। ये सब मामले कहाँ आते हैं? फौजदारी मामले में आते हैं। और संवैधानिक मामला, संवैधानिक मामला नाम से स्पष्ट हो रहा है, संवैधानिक मामला यानी कि संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकार, केंद्र और राज्य का विवाद होगा तो वो सब मामला कहाँ आएगा? संवैधानिक मामला में आएगा। और चौथा, विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति यानी कि परमिशन और याचिका, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से किसी भी अदालत के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपनी इच्छा से किसी भी अदालत के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकती है। ये किसके अंतर्गत आता है? विशेष अनुमति याचिका। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वह निचली अदालतों यानी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सके। समझ में आया? अब देखिए, अब है विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका किसे कहते हैं? ठीक है, विशेष अनुमति याचिका किसे कहते हैं? बात है कि विशेष अनुमति याचिका की, तो चलिए, यह सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है। यह सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? विवेकाधीन अधिकार है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध याचिका लगाने की अनुमति दे सकता है, यानी दे देता है। क्या कहता है? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध, यानी कि निर्णयों के विरुद्ध, यानी कि कोई न्यायालय है उसके विरुद्ध, मान लीजिए हम किसी न्यायालय में गए और उसमें हमको न्याय नहीं मिला, तो हम कहाँ जा पाएंगे? हम जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि उसके विरुद्ध याचिका लगाने की अनुमति दे देता है। ठीक है, इस प्रकार यह सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष शक्ति है। इस प्रकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष शक्ति है। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की ये एक विशेष शक्ति है। ठीक है, यानी कि अगर हम निचली अदालत में हमको अच्छा न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जा सकते हैं याचिका लगाने के लिए? आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब है सलाहकारी अधिकारिता। कौन सी अधिकारिता? सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता किसे कहते हैं? कि संविधान के अनुच्छेद 143 में, संविधान के अनुच्छेद 143 में किसी भी व्यक्ति से अगर सलाह लेने की बात आ जाए तो अनुच्छेद 143 याद रखिएगा, 143। संविधान के अनुच्छेद 143 में भारत का राष्ट्रपति 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है? राय मांग सकता है 2 प्रकार के मामले में। कौन कौन से मामले में है भाई? सार्वजनिक महत्व की किसी मामले में, सार्वजनिक महत्व की किसी मामले में राय मांग सकता है। ठीक है, किसी संधि अथवा समझौते से संबंधित मामले में, किसी संधि अथवा समझौते से किसी, माने राज्य के कोनो मामला हो गया, संघ राज्य, चाहे किसी एक देश दूसरे देश से संबंध के मामले में राय मांग सकता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, ये देखिए फोटो में सलाहकारी अधिकारिता। अब हम बात किसके करेंगे? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये 2 मामले आपको समझ में आए, सार्वजनिक महत्व की किसी मामले में और किसी संधि अथवा समझौते से संबंधित मामले में। 2 मामले समझ में आए। चलिए, प्रथम मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि प्रथम मामला ये है। ठीक है, सार्वजनिक महत्व की मामला ये जो है
सार्वजनिक महत्व की मामला, इसके बारे में बोल रहा है कि प्रथम मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। मतलब राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तो प्रथम मामला जो है सार्वजनिक महत्व की मामला, इसमें सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, कि जरूरी नहीं है, वो बोलेगा हमको नहीं देना है सलाह तो नहीं देना है तो नहीं देगा। लेकिन जो दूसरा मामला है किसी संधि अथवा समझौते से संबंधित मामला, ये देश से संबंधित है भाई, इसमें तो देना जरूरी है, किंतु दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, यानी कि उसको देना पड़ेगा, मजबूरी है, दो भाई दो, देना पड़ेगा तुमको सलाह, राष्ट्रपति मांग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब तो सलाह मांग लिया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी है तो राष्ट्रपति उससे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मन करेगा तो राष्ट्रपति उसका सलाह मानेगा, और मन करेगा तो नहीं मानेगा, यानी कि बाध्य नहीं है, यानी कि बांध कर नहीं रख सकते हैं कि मेरा सलाह मानबे कर, भाई सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है तो मानो, नहीं, राष्ट्रपति जो है उसे सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट किसके लेख में? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय साक्ष्य के रूप में विधिक संदर्भ के रूप में स्वीकारे जा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब मैं और कितना तोड़ के बताऊं, देखिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी निर्णय हुआ, कोई भी विधि बनी, तो नीचे के जितने भी अदालत हैं वो क्या करेंगे, उस निर्णय को फॉलो करेंगे। अभिलेख है, उसी को देख कर नीचे चलती है, उसी को देख कर नीचे करेंगे। और ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा दी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है, तो निचली अदालत में भी वैसा ही चीज लागू होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय साक्ष्य के रूप में विधिवत संदर्भ के रूप में स्वीकारे जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आया? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने अभिलेख न्यायालय बनाया है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अस्थायी रिकॉर्ड होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, भविष्य में कभी भी संदर्भ में रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो भी बताइए, उसको और भी अच्छा तरह से बताया जाएगा। मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए चीज़ों, जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, वो मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में कहीं कुछ ध्यान नहीं देना है, कहीं कुछ नहीं, बस यहीं से सारा चीज़ आने वाला है। और बस इसी चीज़ को पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, ये हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन बातों पर। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखते रहिए, समझते रहिए, जीतते रहिए, और अपने लाइफ में खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू।